ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको बतला रहे हैं भारत पाकिस्तान विभाजन की कहानी का दूसरा भाग। दोस्तों, पहले भाग में हमने आपको बतलाया था 1900 से पहले हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में और पाकिस्तान की अवधारणा के बारे में बताया था। साथ ही साथ हमने बताया था कि किस तरह अंग्रेजों ने बंगाल के टुकड़े कर और जिन्ना राजनीतिक में आए। अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब नेहरू जी ने सत्ता जिन्ना को सौंपने से साफ साफ मना कर दिया तो जिन्ना को स्पष्ट हो गया कि अब पाकिस्तान के निर्माण के अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। भारत के पास विभाजन को रोकने का दूसरा भी मौका आया था जब जिन्ना के डॉक्टर ने कांग्रेस के लोगों को बताया कि जिन्ना को टीबी है और वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने उस डॉक्टर की बातों पर गौर नहीं किया और ये सत्ता के लालच में अंधे हो गए थे। जिन्ना की विभाजन के बातों के कुछ दिन बाद ही वास्तव में टीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात बिल्कुल साफ हो गया था कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। इसलिए अंग्रेजों ने इस काम के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को चुना, जो उस समय भारत का वाइसराय था। इस पत्रकार सम्मेलन ने लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को ये घोषणा की कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। तब उन्होंने भारत के नेताओं से बातचीत कर समुदाय के आधार पर विभाजन की घोषणा भी की। इस बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन ने निम्न बातें रखी। पहली थी, पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं से हिंदू मुस्लिम और सिख एकत्रित होंगे और विभाजन के लिए वोट करेंगे। अगर जो समुदाय विभाजन के लिए बहुमत रखेगा उन प्रांतों को विभाजित कर दिया जाएगा। दूसरी बात थी, उत्तर प्रदेश को अपना फैसला लेने का अधिकार खुद को होगा। तीसरी बिंदु थी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले का फैसला जनमत संग्रह से होगा। अगली बिंदु थी, भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो जाएगा। अगला बिंदु था, बंगाल की अगल स्वतंत्रता से इनकार कर दिया जाएगा। और लास्ट बात थी, विभाजन के मामले में एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। रियासतों के लिए इनमें से कोई नियम नहीं थे। वो अपनी इच्छा से स्वतंत्र भी कह सकते थे और चाहे तो इन दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क में मिल सकते थे। आखिरकार मुस्लिम लीग के स्वतंत्र राष्ट्र का सपना पूरा हो गया और कांग्रेस के एकता का सिद्धांत टूट गया था। माउंटबेटन चाहता था कि भारत के जितने टुकड़े हों उतना बेहतर है। तब 3 जून को इस घोषणा के बाद सांप्रदायिक तनाव देश में बढ़ गया था, लेकिन दंगे नहीं हुए थे। गांधी जी ने तो उस दिन मौन व्रत धारण कर लिया था क्योंकि उनके एक राष्ट्र का सपना टूटने वाला था। गांधी जी को नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माउंटबेटन पहले डर रहा था कि अगर बैठक में गांधी जी आ जाते हैं तो उनकी सारी योजना बेकार हो जाएगी क्योंकि वो विभाजन के विरुद्ध थे। लेकिन गांधी जी के ऐसे मौके पर चुप देखकर माउंटबेटन को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी फैसले की वजह से उनके कई दुश्मन बन गए थे क्योंकि विभाजन के विरोध करने वाले अहम मौके पर वह बिल्कुल चुप रहे थे। इसी कारण हिंदू महासभा उनके चुप रहने से बहुत नाराज हुई थी और यही कारण था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। पूरी उम्र देश के लिए लगे रहने वाले गांधी जी उस दिन अपने आप को लाचार पा रहे थे क्योंकि वो ना तो हिंसा चाहते थे और ना ही विभाजन। दोस्तों, 18 मई को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और ब्रिटिश सरकार विभाजन की तैयारी में लग गई। तब भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने के लिए अंग्रेज आर्किटेक्ट रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। 8 जुलाई 1947 ईस्वी को रेडक्लिफ भारत आ गया और उसको केवल 5 सप्ताह में सीमा रेखा बनाने का काम दिया गया। अब रेडक्लिफ को जब इतना कम समय मिला तो उसने भारत के नेताओं से इस काम के लिए और ज्यादा समय की मांग की क्योंकि इतनी बड़ी सीमा तैयार करने में ज्यादा समय लग सकता था। लेकिन भारत के नेताओं ने स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन हो जाने की बात कही। अब इस सीमा आयोग में 5 सदस्य थे। पहला अध्यक्ष रेडक्लिफ, दूसरा सदस्य कांग्रेस के और 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। रेडक्लिफ को अपने जीवन का सबसे
सबसे कठिन काम सौंपा गया था और अब उसके हाथों में लाखों लोगों की जिंदगियां निर्भर करती थी। वैसे तो अंग्रेजों की शुरू से सीधी रेखा में विभाजन करने की नीति रही है। अगर आपने अफ्रीका का नक्शा देखा है तो आपको पता चलेगा कि उसका विभाजन भी अंग्रेजों ने ही किया था और सीधी सीमा रेखा खींच दी थी। इतने बड़े भूभाग पर सीधी रेखा खींचना असंभव था, लेकिन उनके विभाजन की नीति में वो कुछ भी कर सकते थे। अंग्रेज का भी उद्देश्य भारत के 565 टुकड़े करने का था, लेकिन 562 रियासतों ने भारत में विलय होना स्वीकार किया था। लेकिन 3 प्रांत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे। अब रेड क्लिफ के लिए यहाँ विभाजन करना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा विवाद कर सकती थी। इसलिए उसमें संप्रदाय और साधनों के हिसाब से सीमा रेखा बनाना शुरू कर दिया। तब सबसे बड़ी परेशानी रेड क्लिफ के लिए पंजाब थी, क्योंकि पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों संप्रदाय के लोग रहा करते थे। तब उसने पंजाब के 2 टुकड़े करने का विचार किया ताकि दोनों मुल्कों को बराबर हिस्सा मिल सके। कुछ अमीर लोगों को जब यह बात पता चला कि विभाजन में पंजाब के टुकड़े होना निश्चित है, इसलिए वो लोग अपना सामान वहीं छोड़कर विभाजन से पहले ही भारत में आ गए थे। गरीब लोग अभी भी विभाजन में पंजाब को भारत में विलय होता देखना चाहते थे। तब 9 अगस्त तक रेड क्लिफ ने अपना काम कर दिया था, लेकिन कौन सा हिस्सा किसके पास जाएगा ये बात उसने गुप्त रखी ताकि कहीं आजादी से पहले दंगा न भड़क जाए। लेकिन उनका फैसला गलत निकला था। अब 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की आजादी के एक दिन पहले पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और जिन्ना को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन उस समारोह में शामिल हुआ था और उसके अगले दिन माउंटबेटन दिल्ली पहुंचा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आजाद घोषित कर दिया गया और लाखों संख्या में लोग दिल्ली के लाल किले के नजदीक इकट्ठे हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह भारत और पाकिस्तान का विभाजन सफलतापूर्वक हो गया। तो ये था दोस्तों भारत और पाकिस्तान की विभाजन की कहानी। और चलिए अब आपको बतला रहे हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन में लोगों को क्या क्या दुख और दर्द सहना पड़ा, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। इतिहास में दर्ज कुछ ऐसे आंकड़ों के बारे में जिन्हें सुनकर शायद आपको एहसास हो कि देश का जब विभाजन होता है तो लोगों और आम आदमी पर क्या क्या बीतता है और किन किन परिस्थितियों का सामना करके वो देश का विभाजन को सहते हैं। दोस्तों, भारत का विभाजन तो हो गया था, लेकिन भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे में 15 अगस्त के बाद लोगों को बताया गया। पंजाब के टुकड़े होने के बारे में तो लोगों को पता चल गया था, लेकिन लाहौर पाकिस्तान में चला जाएगा ऐसा कभी लोगों ने नहीं सोचा था। उस समय लाहौर में काफी हिंदू रहा करते थे और फैसला आते ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था। अविभाजित भारत की 1947 ईस्वी में आबादी 39 करोड़ की थी और विभाजन के बाद 33 करोड़ लोग भारत में, 3 करोड़ पश्चिमी पाकिस्तान में और 3 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में रह गए। एक बार सीमा रेखा तय होने के बाद लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना था और सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब माउंटबेटन को पता था कि ऐसी परिस्थितियों में दंगे अवश्य हो सकते थे, इसलिए उसने अपनी आधी से ज्यादा सेना पहले ही इंग्लैंड रवाना कर दी थी। 1951 ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों लगभग 72 लाख लोग भारत से पाकिस्तान आए थे, जिसमें सारी आबादी मुस्लिम लोगों की थी। दूसरी तरफ उतने ही 72 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, जिनमें अधिकतर हिंदू और सिख समुदाय के लोग थे। लाल किले पर कई मुस्लिम शरणार्थी अभी भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसी परिस्थिति में सीमा के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार हुआ। आंकड़ों के अनुसार दोस्तों मौतों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी ऐसा माना जाता है कि मरने वालों की संख्या 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच थी। माउंटबेटन को असली आंकड़े पता थे, लेकिन उसने मरने वालों की संख्या कम ही बताई थी ताकि विभाजन में हुई मौतों के लिए उनको जिम्मेदार न ठहराया जाए। लाखों लोग एक देश से दूसरे देश में पैदल जा रहे थे। लगभग 10
10 किलोमीटर लंबी लाइन में लोग चले जा रहे थे। बूढ़ों और बच्चों को बैलगाड़ी में बिठा दिया गया था, लेकिन युवा पैदल ही चल रहे थे। खाने के लिए हवाई जहाज से सरकार खाना गिरा रही, लेकिन वो इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त नहीं था और हजारों लोग भूख और पानी से मारे रास्ते पर ही मर गए थे। उस समय सरकार ने एक रेल अंबाला से लेकर अमृतसर तक रेल चलाई थी, जिसमें लाखों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आए थे। कई बार तो विद्रोही लोग रेल में घुस कर लोगों की हत्याएं कर रहे थे और लूटपाट कर रहे थे। लाशों से भरकर रेल सीमा पार जा रही थी और ऐसा मंजर था दोस्तों कि कोई देख भी नहीं सकता था। तब सीमा के दोनों तरफ शरणार्थी शिविर लगाए गए थे, जिसमें लोगों को ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई थी। भारत में उस समय 2% आबादी रिफ्यूजी थे और अकेले दिल्ली में लगभग 10 लाख रिफ्यूजी रुके हुए थे। कुरुक्षेत्र के निकट सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर लगा हुआ था, जिसमें लगभग 35,000 शरणार्थी रुके हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे इन रिफ्यूजी के लिए पक्के घरों और पैसों की व्यवस्था की गई थी। उधर पाकिस्तान की 80% से भी ज्यादा आबादी रिफ्यूजी थी, जिनके लिए व्यवस्था करना बहुत बड़ा कठिन कार्य था। यही वजह है कि पाकिस्तान एक गरीब देश है, क्योंकि वहाँ की जनता ने अपनी शुरुआत 1947 ईस्वी से की थी और संसाधनों की कमी के कारण उनका सही विकास नहीं हो पाया था। भारत के मुस्लिम प्रदेशों से कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा से लगभग 7 लाख लोग, दिल्ली से 4.5 लाख लोग, गुजरात और बम्बई से 1.6 लाख लोग, भोपाल और हैदराबाद से 95,000 एवं मद्रास और मैसूर से 18,000 लोग पाकिस्तान चले गए थे। सबसे ज्यादा समझौता पंजाब के लोगों को करना पड़ा। इस तरह दोनों देशों से लाखों लोग इधर से उधर गए और न जाने कितने लोग इस विभाजन में मारे गए। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि गुजरात का जूनागढ़ पहले पाकिस्तान में शामिल हो गया था, लेकिन यह 1948 ईस्वी में फिर भारत में विलय हो गया था। अब हैदराबाद भी अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था, इसलिए वह उस समय न भारत में विलय हुआ और न ही पाकिस्तान में विलय हुआ था। उस समय हैदराबाद की जनता तो भारत में विलय होना चाहती थी, लेकिन हैदराबाद का निजाम अपनी बात पर अड़ा हुआ था। अब हैदराबाद के निजाम ने अंतिम फैसले के लिए 1 वर्ष का समय मांगा। अब 1 साल बाद 13 दिसंबर 1948 ईस्वी में भारत की सेना ने हैदराबाद की ओर अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया। तब निजाम को पता चल गया कि उसकी छोटी सी सेना भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए 17 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद को भारत में विलय कर निजाम शाही को खत्म कर दिया गया। तब केवल जम्मू कश्मीर ही रह गया, जो ना भारत में था और ना ही पाकिस्तान में। उस समय जम्मू कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का राज था। तब भारत की आजादी के तुरंत बाद 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो यह कहकर मना कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की सहायता क्यों करें, जबकि वो तो भारत का अंग ही नहीं है। महाराजा हरि सिंह की विनती पर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि वो सहायता केवल एक शर्त पर करेंगे कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय होना पड़ेगा। तब महाराजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने भारत में विलय होने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत अपनी सेना जम्मू कश्मीर की सीमा पर भेज दी। अब भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को लाहौर तक खदेड़ दिया था और सेना का मानना था कि आदेश मिलने पर वो लाहौर पर भी कब्जा कर लेंगे। तभी जवाहरलाल नेहरू ने बिना वल्लभ भाई पटेल की सलाह लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी और पाकिस्तान के कब्जा किए प्रदेशों को वापस लौटाने को कहा। इस तरह भारत ने पाकिस्तान के प्रदेशों पर कब्जा करने का मौका गवा दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया था। जम्मू कश्मीर तो भारत में विलय हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग एक विवादित क्षेत्र बन गया था, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का शासन था। तो दोस्तों, इस तरह भारत और पाकिस्तान के वर्तमान रूप का निर्माण हुआ। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 ईस्वी, 1971 ईस्वी और 1999 ईस्वी में 3 युद्ध हुए और तीनों युद्धों में भारत की जीत हुई थी। भारत ने जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन प्रदेश के लिए चीन से भी युद्ध किया था।
था, लेकिन एकदम युद्ध की घोषणा हुई ही थी और उस समय भारतीय सेना तैयार नहीं थी और भारत की हार हुई। अक्साई चीन का हिस्सा बन गया। तो ये था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी। तो देखा ना आपने कि किस तरह नेताओं ने सत्ता के लिए लाखों लोगों की जान ले ली। दोस्तों मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि मेरे भारत पाकिस्तान विभाजन की कहानी में तथ्यों और आंकड़ों को लेकर त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मैं कोई इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भारत पाकिस्तान विभाजन पर अपने नजरिए से जो देखा वो आपके समक्ष पेश किया। इस तरह भारत पाकिस्तान का विभाजन का कारण मेरी नजरों में कोई व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि सत्ता के लोभी सभी नेताओं को इस विभाजन के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।